मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राज्यपाल के क्या कार्य हैं, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल की क्या स्थिति है, या हम यूं कहें कि राज्यपाल की क्या भूमिका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में जनरली जो बड़े प्रश्न आते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न, उनमें भी ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इस तरह का प्रश्न है जो निबंधात्मक प्रश्नों में आता है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, राज्यपाल की क्या भूमिका है, इसके बारे में दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन ये कहता है कि राज्यपाल राज्य में केवल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य कैसे करता है, तो इसके बारे में सबसे बड़ा तर्क ये है कि हमारे देश में चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था ही हमने राज्यों में भी अपनाई है। राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल राज्य का एक नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। वास्तविक प्रधान तो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदात्मक लोकतंत्र में जो उत्तरदायी होता है उसी के पास वास्तविक शक्तियां होती है। तो चूंकि उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद, इसलिए वास्तविक जो शक्तियां हैं वो मंत्री परिषद के पास है। राज्यपाल तो केवल एक औपचारिक प्रधान मात्र है। अब हम यहाँ बात करें अनुच्छेद 161 की, तो अनुच्छेद 161 ये कहता है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी कि आर्टिकल 161 ये कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए, उसके कार्यों में मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो राज्यपाल जो भी कार्य करेंगे वो मंत्री परिषद के परामर्श से करेंगे, केवल उन बातों के अलावा जिन बातों में संविधान ने ये कहा है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। तो जिन बातों के संबंध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, उन बातों के अलावा अन्य बातों के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी। तो यानी कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वो मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा। अब अगर हम बात करें स्वविवेकी शक्तियों की, तो देखिए संविधान में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त है। इसलिए यह कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान है, वो वास्तविक प्रधान नहीं है। राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति कार्य कर चुके हैं, अगर हम उनके स्टेटमेंट सुने तो भी हमें यही लगता है कि राज्यपाल राज्य का केवल एक औपचारिक प्रधान है, राज्यपाल वास्तविक प्रधान नहीं है। जैसे कि हम अगर बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू ने कहा था कि मैं सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान हूँ। इसी तरीके से जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थीं, उनका ये कहना था कि यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं बल्कि वेतन का आकर्षण है। इसी तरीके से जो श्री प्रकाश हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं केवल संवैधानिक अध्यक्ष हूँ, जिसे छूटी हुई जगहों पर हस्ताक्षर करने के अलावा और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पे कार्य कर चुके हैं, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उससे भी हमें ये लगता है कि राज्यपाल राज्य में केवल एक संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाता है।
तो संक्षेप में हम कहेंगे कि पहला ओपिनियन ये कहता है कि राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान है। और इसके बारे में और क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क हम ये दे सकते हैं कि चूंकि राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। राज्यपाल जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब दूसरा जो राज्यपाल की भूमिका को लेकर बात की जाती है, वो ये कहा जाता है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है। तो आइए अब हम इस रूप में राज्यपाल की भूमिका को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जब हम राज्यपाल पद की बात करते हैं तो हमें राज्यपाल पद को समझने के लिए दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने राज्यपाल के पद पर कार्य किया है उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाई है। अगर अब हम पहली बात करें कि संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, तो हम ये कहेंगे कि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी चीज, राज्यपाल जो है यद्यपि उसकी शक्तियां वास्तविक नहीं होती है, लेकिन उसका पद बहुत अधिक सम्मानजनक होता है। चूंकि राज्यपाल दलगत राजनीति से ऊपर होता है, इसलिए उसे निष्पक्ष माना जाता है, और राज्य के मंत्री जब भी उनको आवश्यकता होती है वो राज्यपाल से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से चूंकि राज्यपाल एक निर्दलीय व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाता है, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए जब कभी राज्य की राजनीति में ऐसा लगता है कि एक अस्थायित्व आ रहा है, उस समय राज्यपाल राज्य की राजनीति में स्थायित्व लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि राज्यपाल की क्या भूमिका रही है, तो देखिए, जब राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है, तो वो व्यक्ति विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल इनमें मतभेद दूर करने में भी सहायक रहा है। और अगर राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाना है, सफल संचालन करना है, तो उसमें राज्यपाल पद का बहुत अधिक महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है वो संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है। अब इसमें एक चीज़ का हम और उल्लेख करेंगे, और वो है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ। अभी हमने चर्चा करी थी यहाँ पर अनुच्छेद 161 की, और इसमें कहा गया था कि उन बातों को छोड़कर जिनमें कि राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने स्वविवेक से कार्य करें। तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ कौन सी हैं। तो आइए अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्वविवेकी शक्तियों में आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो बहुमत प्राप्त करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एक लीडर चुन लेती है, और उस परिस्थिति में राज्यपाल के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर अपॉइंट कर दे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है, या मान लीजिए बहुमत वाले दल में ही मुख्यमंत्री बनने के लिए एक से अधिक दावेदार हैं, तो उस परिस्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक से यह डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए राज्यपाल अपॉइंट करे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ही ये निर्णय करेगा कि किस व्यक्ति के लीडरशिप में एक स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा में क्लियर कट बहुमत मिल गया, तब तो उस पार्टी का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, या किसी एक पार्टी में ही बहुत से दावेदार हैं, तो अब इस कंडीशन में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी है, ये डिसीजन लेने का अधिकार राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट है
मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, मंत्रिमंडल को पद से हटा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये कि यदि राज्यपाल को ये विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है और राज्यपाल मुख्यमंत्री को ये कहे कि तुम विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध करो, और मान लीजिए मुख्यमंत्री ने अधिवेशन बुलाने के लिए मना कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। दूसरी कंडीशन है कि यदि मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिमंडल त्यागपत्र देने से इनकार कर देता है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, उसकी नीतियों से राज्य को या देश को खतरा है, उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा है, तो मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। यानी कि अगर मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य ना करे तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। इसी तरीके से चौथा इसमें यह है कि यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषित घोषित कर दिया गया है, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। यानी कि यदि किसी मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी सिद्ध कर दिया जाता है किसी स्वतंत्र आयोग के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। तो ये 4 कंडीशन हमने देखी। पहली कंडीशन ये है कि यदि मंत्री परिषद का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि विधानसभा ने अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और तीसरी कंडीशन है यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। और चौथी कंडीशन है यदि मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी सिद्ध कर दिया गया है। तो इन चारों ही कंडीशंस में राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है, ये स्वविवेक उसका अपना है कि वो चाहे तो मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। विधानसभा के अधिवेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। सामान्यतः ये होता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने से विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो स्वविवेक से भी अधिवेशन बुला सकता है। इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 174 की, तो आर्टिकल 174 ये कहता है यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए, तो वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 174 174 राज्यपाल को ये अधिकार देता है कि राज्यपाल जो है वो स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है और इस बारे में वो मुख्यमंत्री का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह हो जाए और वह मुख्यमंत्री से अधिवेशन बुलाने के लिए कहे और मुख्यमंत्री उसके परामर्श को स्वीकार ना करे, तो वह स्वयं अधिवेशन बुला सकता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि यदि राज्यपाल के कहने से मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए रेडी नहीं है, तो भी राज्यपाल स्वयं विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। इसके बाद है विधानसभा को भंग करना। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है। देखिए हमने देखा कि राज्यपाल विधानसभा को जो भंग करता है वो मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है, लेकिन यदि राज्यपाल चाहे
तो वो मुख्यमंत्री का परामर्श मानने से इनकार कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर दे। ऐसे कुछ उदाहरण भी हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 1976 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा को भंग कर दिया था। इसी तरह 1984 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की जो सिफारिश थी कि वो विधानसभा भंग करे, उस सिफारिश को मानने से राज्यपाल ने इनकार कर दिया था। तो दोनों ही कंडीशन हमने देखी कि जहां राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना विधानसभा को भंग कर सकता है, या जहां वो मुख्यमंत्री का जो परामर्श है कि वो विधानसभा को भंग करे, उसको मानने से इनकार कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। 1995 के जयललिता प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है, तब इस संबंध में वह अपने ही विवेक के आधार पर निर्णय करेगा। तो देखिए, जब भी अगर मुख्यमंत्री पर कोई मुकदमा चलाया जाना है तो मुकदमा चलाया जाने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। और ऐसा हमने देखा था जयललिता प्रकरण में कि जब जयललिता पर ये आरोप लगाए जाने थे और उन पर जब मुकदमा चलाया जाना था तो उससे पूर्व राज्यपाल की अनुमति ली गई थी। तो अन्य कुछ कार्य भी हैं जो राज्यपाल स्वविवेक से कर सकता है। अगर हम चर्चा करें तो देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी विषय में सूचना मांग सकता है। मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह किसी मामले को जिस पर किसी एक मंत्री ने अकेले निर्णय लिया हो, उसको वो पूरी मंत्री परिषद के सामने रखे। वो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अब एक भूमिका हम राज्यपाल की और देख लेते हैं, और वो है राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। इसमें देखिए, पहले हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 256, 257 और 258 की। अनुच्छेद 256 और 258 ये कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कें, संचार साधनों की रक्षा का भार सौंप सकती है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 258 है, उसके अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को सौंप सकती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस तरह के जो आदेश निर्देश देती हैं, ये राज्यपाल के माध्यम से ही देती है। और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे कि राज्य सरकार इन निर्देशों का, इन आदेशों का पालन कर रही है या नहीं। तो पहला तो ये हुआ कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो भी निर्देश देती है, वो निर्देश राज्यपाल के माध्यम से देती है। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है तथा इसे संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो देखिए, राज्यपाल की ये ड्यूटी है कि वो ये देखेगा कि राज्य का शासन केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार चले, और यदि नहीं चलता है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी देगा, और यदि राज्यपाल चाहे तो वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट भी दे सकता है। इसके अलावा राज्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, जिसमें उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस प्रकार की रिपोर्ट स्वविवेक से ही भेजता है, और इस संबंध में
वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी कार्य सौंपे, राज्यपाल उन सबको पूरा करता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। देखिए, अभी जैसा कि हमने चर्चा की कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है कि राज्य का शासन किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट भेजी जाती है, वो रिपोर्ट वह स्वविवेक से ही भेजता है और उसमें वो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित। अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। और इसमें कौन से विधेयक आते हैं? तो देखिए, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित और उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जो आर्टिकल 213 है, अनुच्छेद 213 है, वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ विशेष विषयों के संबंध में अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करना चाहे तो राज्यपाल के लिए ये जरूरी है कि वह राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करे। तो आज हमने ये राज्यपाल की भूमिका का डिस्कशन किया है। तो 3 रूपों में हमने मुख्य रूप से ये बात की है। सबसे पहली बात तो जैसे हमने की थी, राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में, फिर राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक, उसके बाद राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ, और लास्ट में हमने चर्चा की है वो है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। थैंक यू।